बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हरियाणा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। जो दोनों ही मुख्य सियासी दल हैं उन्होंने अपनी ताकत झोंक रखी है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने मोर्चा पहले से ही संभाला हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी वहां मोर्चा संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा भी अपने पूरे प्रयास में है गेम को चेंज करने की। 2019 के चुनाव की बात करें तो अंतिम समय पर प्रधानमंत्री की रैलियां बढ़ा दी गई थी। हालांकि इस बार कई सारी चीजें बहुत अलग दिख रही हैं और वो जो चीजें अलग दिख रही हैं उन अलग चीजों के बारे में, उनके मायने और उनके असर को आज समझेंगे हम लोग हेमंत अत्री सर से। आप लोग देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत स्वागत है। सर दो चीजें, एक तो राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा, साल 2019 में भी एक विजय संकल्प यात्रा हुई थी जब हरियाणा का चुनाव होना था, तो कैसे अलग है इस बार की विजय संकल्प यात्रा। और दूसरा राहुल गांधी का ये जो 3 दिवसीय प्रवास है, 3 दिवसीय जो यात्रा है, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट निकल करके आ रहा है अभी। देखिए राय साहब, इस बार जो चुनाव है हरियाणा के अंदर वो बहुत अलग किस्म का चुनाव है और ऐसा चुनाव हरियाणा में अक्सर जब कोई सत्ता लंबे समय तक चलती है ऐसा चुनाव तब देखने में आता है। यहाँ इस बार हरियाणा के चुनाव का अगर आप एक एजेंडा समझेंगे ब्रॉडली, जो भारतीय जनता पार्टी ने समय से पहले समझ लिया और इस मामले में उनकी दाद देनी पड़ेगी कि मोदी जी ने भी बहुत जोर नहीं लगाया। पिछली बार 7 रैलियां की थी, आपको याद होगा। इस बार 4 रैलियों पे सीमित हो गए और कोई खास रिस्पॉन्स उनको मिला नहीं उस तरीके से। इस बार हरियाणा में जो चुनाव अपेरेंटली दिख रहा है, आप जब पूरे हरियाणा में घूमेंगे तो एक ही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के शासन से निजात पानी है और उसका सबसे बड़ा कारण, जैसे हमने पहले भी कई बार चर्चा की है, किसान, जवान और महिला पहलवान। वो सारा जो एक नैरेटिव बना उसको भारतीय जनता पार्टी काउंटर नहीं कर पाई। एक दूसरा जो आपने जिक्र किया राहुल गांधी की यात्रा का, इस बार हरियाणा के अंदर अगर किसी नेता का क्रेज है उस रूप में, जो पिछली बार 19 में जो राहुल गांधी को तब एक लाइबिलिटी माना जाता था, आज वो कांग्रेस पार्टी के लिए एटलीस्ट हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े एसेट के रूप में सामने आ रहे हैं। वो आपने उनका देखा, उनके जो कॉर्नर शो, रोड शोज भी जिसको आप कहते हैं, जो जीटी रोड बेल्ट पे उन्होंने शुरू किया था, आपको नारायणगढ़ से ध्यान होगा, फिर वो अंबाला की तरफ और ये पेहवा तक, ये सारा किया उन्होंने। बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स था, बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स था। फिर वो आपने परसों देखा होगा, वो बहादुरगढ़ और ये सोनीपत वाली बेल्ट सारी की सारी याद देखा, वहां भी जबरदस्त रिस्पॉन्स था। आज वो इस समय जब हम बात कर रहे हैं, वो इस समय नूह के अंदर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, उसके बाद वो महेंद्रगढ़ में जाएंगे। तो राहुल गांधी का अपने आप के अंदर जैसे ही किसी कंस्टिट्यूएंसी में या किसी रीजन में आते हैं तो पूरा कैंपेन, एक तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का माहौल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के एंटी माहौल है, तो ऑब्वियसली उसकी जो नेचुरल लाभार्थी है वो कांग्रेस पार्टी होगी। प्लस राहुल गांधी के जो इश्यूज, हर इशू को उन्होंने उठाया, नशे को लेकर के उठाया, बेरोजगारी को उठाया, अडानी अंबानी का इशू उठाया, तमाम जितने भी इशू जो हरियाणा में प्रिवेलेंट है, महिला पहलवानों का इशू उठाया, किसानों का इशू हर उसमें उठाते हैं, नौजवानों का इशू, अग्निवीर का इशू, कोई ऐसा इशू नहीं है जो उनके भाषण का हिस्सा ना हो और लोगों से इंस्टेंट कनेक्ट कर रहे हैं। तो राहुल जहां भी जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का जो माहौल है उसको मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, एक वो उस रोल के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी की जो कंप्लीट अप्रोच आप देख रहे हैं वो एक डिफिटिस्ट अप्रोच है। 10 साल का जब आप शासन करते हैं राय साहब, तो सबसे पहले आपको अपनी अचीवमेंट बतानी होती है, उसके बाद आपको अपना फ्यूचर का विजन बताना होता है और रोड मैप बताना होता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंपेन के अंदर आपको कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गाली गलौज, फजूल के आरोप, नेगेटिविटी और सारे कायदे कानूनों की वायलेशन। आप कहेंगे वायलेशन कैसे? हरियाणा के अंदर इस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, प्रचार आज खत्म हो जाएगा, उसके बावजूद भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 24,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को जारी रखे हुए चुनाव आयोग के कहने के बावजूद, और जो जिन लोगों ने वो क्वालिफाई किया एग्जाम, उनसे उनकी लोकेशंस और प्रेफरेंसेस मांगी जा रही है। मतलब समझ रहे हैं आप इसका? सीधा सीधा उनको ल्यूर करने की कोशिश की जा रही है। कल जब 5 तारीख को जब पोलिंग होगी, उस दिन आपको ध्यान है प्रधानमंत्री जी क्या करने वाले हैं? एक तरफ वोट डल रहे होंगे, वो किसानों को किसान सम्मान निधि डाल रहे होंगे खातों में, तो चुनाव आयोग मूक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो प्रदेश के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान है, यूनिवर्सिटीज है, वहां पर आप देखिए कि चुनाव आयोग की सख्त हिदायत है कि भाई किस तरीके की भर्तियां और वो सब नहीं हो सकती। उसके बाद प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर बैकडोर से चोरी छुपे, चुनाव आयोग के नोटिस में आने के बावजूद, शिकायत करने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया ऐसे जारी है। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इवन यूनिवर्सिटीज तक चुनाव आयोग को ठेंगे पर रखी हुई। वाइस चांसलर की इतनी हिम्मत हो चुकी है, तो हिम्मत कहां से मिली उनको? मेरे से आपको तो मिली नहीं, उनको वो हिम्मत मिलती है सरकार से। जो सरकार करेगी कोई नहीं, हम देख लेंगे,
और चुनाव आयोग की चुप्पी, ये उस पे वो है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी इस हालत में आ गई कि आखिरी के 3 दिनों में मोदी और शाह तो दिख नहीं रहे हरियाणा के अंदर, जबकि लास्ट इंपैक्ट वो डालते थे। और राम रहीम को जेल से छोड़ा जा रहा है 11वीं बार, और उसमें 7वीं बार चुनाव के दौरान छोड़ा जा रहा है। आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी कोई भी अखबार उठाइए आप हरियाणा का, उसके फ्रंट पेज पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटो लगा करके प्रतीकात्मक और कांग्रेस के शासनकाल की तमाम झूठी सच्ची खबरें लगाई गई। मैं ये कहता हूं कि अगर उस समय की तमाम बेकायदियां जिनको आप क्लेम कर रहे हो, तो स्टेट में भी आपकी सरकार थी और सेंटर में भी आपकी सरकार थी। आपने क्या किया उस पर? आपने तो कुछ नहीं किया उस पर। दलित उत्पीड़न का बार बार नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की, जमीनों की, आपने क्या किया? 10 साल ईडी सीबीआई सब कुछ आपके पास था, आज आपको कैसे याद आ रहा है? सर ये जो पॉलिटिक्स जो अभी आप बता रहे हैं, ये किस तरीके की सियासत है? आखिर चुनाव के समय जो बातें होनी चाहिए थी वो सारी बातें कहां चली गई? एक चीज और, जो तमाम मुद्दे आप किनारे हैं उसके साथ में एक और चीज आपसे समझना चाहता हूं, सैलजा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीजों को किनारे करके सबसे ज्यादा अगर किसी पे फोकस किया है तो सैलजा पे किया है। इवन वो अपने मुख्यमंत्री पे बात नहीं कर सकते। खट्टर साहब जो है वो पूरे चुनाव के अभियान से गायब हैं। नायब सिंह सैनी को जगह नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री हरियाणा में जा नहीं रहे हैं, और जो भी जनसभाएं रैलियां हो रही हैं वो सारी केंद्रित हो जा रही हैं सैलजा पे। तो क्या सैलजा का नाम कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती होने जा रहा है? फिटिस्ट अप्रोच कहते हैं राय साहब इसको हारी हुई बाजी को और फर्दर हारने की दिशा में कदम बढ़ाना कहते हैं। इतनी लंबी सत्ता के बाद भी अगर आपके पास कुछ दिखाने को कुछ नहीं है, बुनाने को कुछ नहीं है, और आपको दलित वर्सेस बनाम की जो राजनीति करते हैं, दलित बनाम कौन, उस फेर में आप इतने अंधे हो गए हैं कि आपको यह भी पता नहीं है कि आप किसको क्या बोल रहे हो। शैलजा ने कितना माकूल जवाब दिया था मनोहर लाल खट्टर को, याद है आपको? उन्होंने कहा कि साहब जो लोग मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का निमंत्रण दे रहे हैं वो मुझसे राजनीति में बहुत जूनियर है। और कितने जूनियर है ध्यान है आपको राय साहब? सिर्फ 23 साल जूनियर है। शैलजा 1991 में एमपी बन गई थी, मंत्री बन गई थी, और मनोहर लाल जी 2014 तक पार्षद भी नहीं बने थे, पंच भी नहीं बने थे। तो वो एक कृपा वाले लोग हैं सर, ये सारे के सारे पर्ची में निकले हुए लोग हैं। कृपा पात्र है अपने नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल के जो स्टेट्स को अपने चेलों के जरिए और रिमोट के जरिए संचालित करने का जो मोदी जी का गेम है, वो हरियाणा से ही शुरू हुआ था, याद होगा आपको 2014 में। उसके पहले लाभार्थी जो थे वो मनोहर लाल खट्टर थे। 2014 में मई में प्रधानमंत्री बने, पहला चुनाव हुआ हरियाणा में, रामविलास के नाम पे चुनाव हुआ, मनोहर लाल खट्टर बन गए। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर तब क्या हुआ था, देवेंद्र फडणवीस केम फ्रॉम नोवेयर, उसी पर्ची में निकले, और वहां से फिर वो सिलसिला शुरू होता हुआ आज भजन लाल शर्मा, मोहन राव और पता नहीं कहां तक वो पूरे देश में फैल चुका है। अब जो आपने बात कही कि ये अप्रोच क्यों है, इसका साधारण क्या है राय साहब, कि जब आपके पल्ले कुछ ना बचे, वो जो एक कहावत है ना हिंदी में कि पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, आज भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है। आप कमाल देखिए, नायब सिंह सैनी किसके शिष्य हैं? मनोहर लाल के। मनोहर लाल किसके शिष्य हैं? नरेंद्र मोदी के। दोनों को हरियाणा में कहीं पब्लिक मीटिंग करते हुए देखा आपने? नायब सिंह सैनी की जनसभाओं के अंदर जो पोस्टर लगे हैं उसमें मनोहर लाल खट्टर का फोटो नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिनके जो कहते हैं कि उनके शिष्य हैं उन्होंने बनवाया, सबके फोटो है उसमें। 2 फोटो ऐसे भी जिसको मैं आप जानते भी नहीं कौन है वो, लेकिन मनोहर लाल के फोटो की जगह नहीं है। मनोहर लाल ने कितनी बड़ी बड़ी रैलियां की, आपने देखा बैंकेट हॉल्स के अंदर, होटल्स के अंदर 30-30, 40-40 लोग आते थे उन रैलियों में। तो तत्कालीन 9.5 साल के मुख्यमंत्री, और उसमें भी सर एक आध वीडियोस ऐसे आए जिसमें अपने ही कार्यकर्ताओं के उठाए सवालों को लेकर के मनोहर लाल खट्टर ने उन कार्यकर्ताओं को उस हॉल से बाहर फेंकवाने का काम किया। यही तो राय साहब, यही जो अहंकार था जिसको आप कहते हैं ना एरोगेंस, आमतौर पे आपने सुना होगा, ये बड़ा टिपिकल केस है हरियाणा के अंदर। बहुत जो योग्य आदमी होता है उसके अंदर कॉम्पिटेंस वो एरोगेंस होती है। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है उसके अंदर हो सकती है एरोगेंस, अहंकार। मनोहर लाल के अंदर एक खास तरह की नई एरोगेंस है, दैट इज एरोगेंस ऑफ इनकम्पिटेंस, अयोग्यता की इनकम्पिटेंस। वो जो एरोगेंस है वो मैंने पहली बार देखी। एक शासक के तौर पे वो विफल रहे बुरे तरीके से, एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पे बुरे तरीके से नाकाम रहे। जिन विज्ञापनों पर, जिन नीतियों के ऊपर उन्होंने हजारों करोड़ रुपया इन 9.5 साल में बर्बाद किया जनता का, उनमें से किसी एक पर भी वोट नहीं मांग रही बीजेपी। आप समझ सकते हैं? तो ये जो चीज है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की, ये वो दिखाती है कि शासन किसी प्रदेश में कैसे नहीं किया जाना चाहिए। उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भुगत रही है, और लोगों ने इस बात का मन बनाया कि जहां से ये चले थे इनको वहीं पर पहुंचाकर दम देंगे। इस बार कांग्रेस ने कोई बहुत महान काम नहीं कर दिया,
ये सारे का सारा बीजेपी के एंटी माहौल है, और भारतीय कांग्रेस पार्टी उसकी नेचुरल लाभार्थी है, ये समझना पड़ेगा। नहीं सर, ये माहौल जो है वो तो भाजपा भी समझ रही होगी, लेकिन एक चीज मुझे बताएं, जैसा प्रधानमंत्री के लिए मैं शुरू में कहा कि भाई पिछली बार तो अंतिम समय पर उनकी रैलियां बढ़ा दी गई थी, 3 रैलियां 4 रैलियां बढ़ाई गई थी। इस बार रैलियों की संख्या एक तो पहले से ही बहुत कम रखी गई, दूसरा जिस अंदाज में वो भाषण देते हुए देखे जाते थे, इस बार वो अंदाज नहीं देखा गया। इसके अलावा एक चीज और हुई, पिछली बार नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, इस तरीके के नेताओं की पूरी फौज उतारी गई थी हरियाणा के अंदर। ये सारे चेहरे इस बार ऑलमोस्ट गायब रहे। तो क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से मैदान छोड़ दिया था, गिव अप कर दिया था एक तरीके से इलेक्शन में? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि 4 रैलियां प्रधानमंत्री ने की, अमित शाह भी कई जगह आए, राजनाथ भी एक आध जगह आए, गडकरी भी शायद फरीदाबाद की साइड में गए थे। बेसिकली योगी दो कई जगह आए हैं, योगी जो पोलराइजेशन करने के चैंपियन है। वो जो हेमंता बिस्वा शर्मा भी घूम के गए हैं, बहुत महान ज्ञान दे के गए सोनीपत के अंदर, आपको याद होगा। वो कह रहे थे कि सोनीपत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देंगे। कल्पना कीजिए आप, सोनीपत की डेमोग्राफी देखिए। तो जिस तरह का प्रचार के ये आदी है, हरियाणा उस प्रचार से जेल नहीं करता अपने आप को। तो चूंकि वो इतने पुराने खिलाड़ी हैं, उनको समझ में आ गया कि इनको भेजो या ना भेजो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। और पिछले 3 दिन में आपने देखा होगा बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है, और उसको छोड़ करके चुनाव के अलावा बहुत सारे काम कर रहे हैं जिसके वो माहिर है। वो क्या माहिर है? फला बनाम फला करने के, उसका एक खास नैरेटिव बिल्ड करने के, उसके आसपास खेल रचने के। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ राय साहब, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट कांग्रेस हरियाणा में 90 सीटें हैं, 89 पे। सिरसा का आपको याद है, वो हटा लिया था कैंडिडेट, अपना विड्रॉ करवा लिया। अगर आप अनऑफिशियल कैंडिडेट देखें बीजेपी के, जो बीजेपी प्रायोजित है, जिनको बीजेपी फाइनेंस कर रही है, ऐसे प्रत्याशी हरियाणा में 30 से 31 हैं। यानी कि बीजेपी 120 लोगों को चुनाव लड़वा रही है, और वो लोग उन्हीं की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कोई इनेलो की टिकट पे लड़ रहा है, कोई गोपाल कांडा के तौर पे लड़ रहा है, कोई सावित्री जिंदल के तौर पे लड़ रहा है, कोई देवेंद्र कादियान के तौर पर लड़ रहा है, कोई बलराज कुंडू के तौर पर लड़ रहा है, और बीजेपी उन सबकी मदद कर रही है। बीजेपी का पर्पस समझिए क्या है, कि अपनी तो सिंगल डिजिट क्रॉस नहीं हो रही अपरेंटली, तो कांग्रेस पार्टी को कैसे बहुमत के आंकड़े के आसपास या उससे नीचे रखा जाए। जो जेपी दलाल ने कहा ना 6 महीने में सरकार गिरा देंगे, तो बीजेपी अपनी उस प्लान पर काम कर रही है, ऑपरेशन लोटस पर, कि हम एटलीस्ट उसके लायक बच जाए। नहीं तो कर्नाटक और तेलंगाना वाला हाल हो जाएगा, जिसकी प्रबल संभावनाएं हैं। तो बीजेपी आज की तारीख में पर्दे के पीछे बैठ के, कल प्रधानमंत्री 5 तारीख को आपको मैंने बताया कि वो किसान निधि जारी करेंगे, उसके बाद वो पोलराइजेशन की कोशिश दलितों वाली कर रहे हैं, उसके अलावा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हुड्डा के राज में ये हुआ था वो हुआ था, अपने राज्य में क्या हुआ वो नहीं बता रहे, भविष्य में क्या करेंगे वो भी नहीं बता रहे। तो ये एक खास तरह का अलग है, डेटा मैनिपुलेशन में लगे हुए हैं, कहां पर क्या करके हम कैसे वो कर सकते हैं। तो ये डिफिटिस्ट अप्रोच है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने हार मान ली है। तो अब वो येन केन प्रकरण और वो जो साम दाम दंड भेद के जरिए इस चुनाव में रेलेवेंट बने रहना चाहती है, ताकि कल को वो कोई ऐसा बड़ा खेल कर सके, हरियाणा में कांग्रेस की फूट का लाभ उठा सके, या सत्ता में किस तरीके से उसको हथिया सके। उस सिलसिले में काम चल रहा है। प्रचार का इन्होंने देख लिया है, सबकी जो हालत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में मिनिमम 5,000 आदमी कुरुक्षेत्र में थे, और मैक्सिमम 20,000 आदमी पलवल में थे। जबकि राहुल गांधी की यात्रा देखी आपने, जिसका जिक्र किया, प्रियंका गांधी की यात्रा देखी, उतनी भीड़ एक एक कंस्टिट्यूंसी में थी। तो ये समझ में आ रहा है कि ग्रास रूट पर माहौल क्या है, और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को गिव अप कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। सर, चुनाव में हम लोग अभी कुछ और चीजों पे बात करें उससे पहले जरा आज के एक ताजा मामले में बता दीजिए। चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक पहले शैलजा और सोनिया गांधी जी की मुलाकात बहुत चर्चा हो रही है, क्या कुछ निकल करके आ रहा है सर? नहीं, उसमें देखिए कुछ इन नेताओं की आपस में मुलाकात होती रहती है। जो शैलजा के कोटे की टिकट थी, जहां जहां उनको बुलाया गया था प्रचार के लिए, वहां उन्होंने प्रचार कर लिया था। आज प्रचार वैसे भी चंद घंटों में खत्म होने वाला है, तो वो दिल्ली गई होंगी, अपॉइंटमेंट पेंडिंग होगी। तो सोनिया गांधी की यहाँ तो ये तो है नहीं कि आपने आज अपॉइंटमेंट मांगी शाम को मिल गई, ये अपॉइंटमेंट हफ्ता पहले मांगी गई होगी, वो आज अपॉइंटमेंट मेटेरियलाइज हो गई। उसमें नथिंग ग्रेट अबाउट इट। अब तो जो भी होगा ना राय साहब, आज मुलाकात कर लो, आप कल कर लो, परसों, कोई मतलब नहीं है। अब खेल है 8 तारीख को परिणाम आने का। हाईकमान का जो रोल आएगा दिस वे और दैट वे, वो तो 8 तारीख के बाद परिणामों के फाइनल फिगर्स के बाद आएगा। तो उससे पहले बिटवीन दी लाइंस पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। कोई पहली बार सोनिया से शैलजा नहीं मिली, या आखिरी बार भी नहीं मिली। हुड्डा साहब भी रेगुलर मिलते रहे, अभी कुछ दिन पहले मिले थे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज, जो जिनको समझ नहीं है चीजों की, जो कांग्रेस पार्टी की फंक्शनिंग, वो इस तरह की बात करते हैं जो मीडिया में आप सुन रहे हैं, गोदी मीडिया में, क्योंकि वो अल्टीमेटली उस डिजाइन का हिस्सा है, हुड्डा बनाम शैलजा।
जाट बनाम जो दलित, वो उस नैरेटिव का हिस्सा है। मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा पहले अपने बात की थी हमने कि फॉर द टाइम बिंग, परिणाम आने तक, वोटिंग होने तक, देयर इज ए कंप्लीट सीज फायर इन कांग्रेस पार्टी बिटवीन ऑल फैक्शंस। और लॉबिंग जो होती है वो फाइनल फिगर्स आने के बाद ही होती है। उससे पहले लॉबिंग का फायदा भी ना तो आपके पास आंकड़े ना कुछ और है। हाईकमान भी इस बात को समझता है। तो ये एक रूटीन की मुलाकात है दो नेताओं के बीच में, एक पार्टी के, वो अपॉइंटमेंट मांगी होगी हफ्ता पहले, वो आज मेटेरियलाइज होगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम भी कुछ नहीं। बिल्कुल। सर एक चीज और है, अब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है आज, बागियों को लेकर के भी जैसे शैलजा और हुड्डा की बात हो रही है, अभी 2 दिन पहले भी शैलजा ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनकी आखिरी बार कब हुड्डा जी से बात हुई थी उनको वो सोच रही है अभी कि कब बात हुई थी, उनको याद नहीं है। बहरहाल इसके अलावा बागियों की और कई सीटें हैं जिसको लेकर के कुछ कुछ चर्चाएं हो रही थी, चाहे वो अंबाला की बात कर लें, पुंडीर की बात कर लें, कैथल की बात हो, लाडवा की बात हो, ये सारे जो सीट हैं ये कितने अहम है, बागियों का रोल क्या दिख रहा है, कितने बड़े सिरदर्द बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ये? देखिए राय साहब, हरियाणा के अंदर अगर आप ओवरऑल बात करेंगे, अगर ब्रॉड पिक्चर हम खींचे, तो बागियों उसमें की जो उसमें सब दोनों हैं, उसमें भाजपा कांग्रेस दोनों के पास बागियों की संख्या है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली एक साइड में तो ताली बजती नहीं है, दोनों साइड में बजती है। भाव इंद्रजीत की बेटी खुद फंसी हुई है हथेली के अंदर। जो पूरे अहिरवाल का गेटवे है, जो बीजेपी 2 बार सत्ता में आई, वो तो अहिरवाल से ही आई थी, शुरुआत वहां से हुई थी। वहां के जो कर्णधार है वो कौन है बीजेपी के? राविंद्र जी। उनकी बेटी अटेली में बुरे तरीके से फंसी हुई है, आरती। तो ये जो बागियों का खेल है, ये यूं नहीं कि किसी एक पार्टी तक सीमित है। बेसिकली क्या देखना पड़ेगा कि ओवरऑल जो प्रदेश में माहौल है राय साहब, वो भाजपा के खिलाफ है और कांग्रेस के पक्ष में है। ये एक ब्रॉड पिक्चर है। उसके अलावा जैसे आप बागियों की बात करेंगे, अगर हरियाणा में देखें तो आज की तारीख में अगर ब्रॉड पिक्चर एक 90 सीटें खींचेंगे आप, तो 90 सीटें हरियाणा। इनमें से अपेरेंटली 51 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 51 पे क्लियर। बीजेपी की आप बात करेंगे तो 8 सीटों पर बीजेपी क्लियर है। उसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस का जो मुकाबला है वो 16 सीटों पर है, डायरेक्ट आमने सामने। उसमें तिकोना मुकाबला अगर आप बात करेंगे बीजेपी, कांग्रेस और अदर्स की, उसमें 4 सीटों पर ऐसा मुकाबला कि त्रिकोणीय मुकाबले या बहुकोणीय मुकाबले, जिसमें बागी का रोल आ जाता है, उस तरह की सीटें। उसमें अदर्स और जो अदर्स पार्टियां हैं, इनेलो है, बीएसपी है, इंडिपेंडेंट्स है, अगर उनकी बात करेंगे तो ऐसे जो सीटें हैं वो हरियाणा में 6 हैं जिन पर वो आगे क्लियर कट। उसमें आप कहें तो सडोरा की सीट है, इलाहाबाद की सीट है, रानिया की सीट है, पुंडरी का जिसको आपने जिक्र किया वो सीट है, इंडिपेंडेंट वहां पर है। इस तरीके से बहादुरगढ़ की सीट है, नरवाना की सीट है, वहां आईएनएलडी आगे। तो इस तरह की स्पेसिफिक पॉकेट्स के अंदर ये सारा प्रोसीजर है। 3 सीटों पर कांग्रेस और इनेलो का ही मुकाबला है। और अगर कांग्रेस और अदर्स की बात करें जिसमें बागी हैं, ऐसी भी 4 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर दिस इज मिक्स ऑफ ऑल। और अगर इसको नटशेल में कहेंगे तो जो 51 सीटें कांग्रेस की जो दिख रही हैं, उसके अलावा कोई ऐसी सीट नहीं जहां पर कांग्रेस मुकाबले में ना हो, अगर आप पानीपत ग्रामीण को छोड़ दें तो ब्रॉडली कांग्रेस इज एवरीवेयर, बीजेपी इज इन वेरी फ्यू पॉकेट्स नाउ। जी, अब अंत में सर एक चीज और समझ लें, ये जो पूरा खेल भाजपा की तरफ से चल रहा है, कांग्रेस की बात हम पिछले एपिसोड में भी कर चुके हैं सर, जो भाजपा का पूरा खेल चल रहा है, जो दूरी दिख रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की हो, चाहे वो अमित शाह की हो या बड़े नेताओं की हो, संघ को लेकर के जिस तरीके की चर्चाएं थी, पहले भी हुआ कि संघ ने पूरी कमान ले रखी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा गिव अप करने का जो मामला है वो एक तरीके से संघ को जवाब देने के का प्रयास हो रहा है मोदी शाह की टीम की तरफ से कि देखो हम अगर एक्टिव नहीं होंगे तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, चुनाव जीत जाओ, चुनाव हार जाओगे। वैसा हरियाणा के अंदर ना संघ या नो संघ उसका कोई बहुत बड़ा मतलब है। संघ होगा भी तो भाजपा जो पार्टी अपनी नीतियों पर, अपने कार्यक्रमों पर खुद वोट नहीं मांग रही, उसमें संघ क्या करेगा? तो हकीकत तो यह है ना कि सारा ही मामला साफ है, स्लेट ही खाली है। अब संघ इस सारी बुराई को अपने ऊपर क्यों लेगा? क्यों मनोहर लाल क्या संघ के स्वयंसेवक नहीं थे? नायब सिंह सैनी संघ के स्वयंसेवक नहीं? पूरी सरकार संघ की स्वयंसेवक नहीं थी, एक आध को छोड़ दीजिए जो इंडिपेंडेंट पकड़े थे। ये बेसिकली हरियाणा में नहीं है। संघ का हरियाणा में कोई उस तरीके का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो तो एक दौर था, अच्छे दिनों की पुड़िया थी, हरियाणा की जनता ने गलती से उसको चख लिया, उसका खामियाजा जनता 14 से लेकर अब तक भुगत रही है। 14 में अच्छे दिन थे, 19 में राष्ट्रवाद था, पुलवामा था, सर्जिकल स्ट्राइक था, दिल्ली की 10 में से 9 सीटें थी, 10 की 10 थी। तो उस फेर के अंदर आकर के हरियाणा की जनता बरगला दी गई थी। इस बार जनता को सब समझ में आ गया कि ये किसी के नहीं है, ये केवल और केवल सत्ता को हथियाने के और प्रदेश में लूट मार मचाने के अलावा किसी काम के नहीं है। इसलिए जनता के हर तबके ने ऑलमोस्ट ये तय कर लिया है कि संघ हो या भाजपा हो, दे हैव टू बी आउटराइटली रिजेक्टेड, एंड दैट इज व्हाट इज प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड।
सर, हरियाणा से बाहर एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो पंजाब में चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहा यह जा रहा है कि पंजाब से लगी हुई जो सीमा है और उनकी जो सीटें हैं उस पर आम आदमी पार्टी बड़ा अच्छा इलेक्शन फाइट कर रही है, और अगर वो जीतती नहीं है तो वो हर हाल में कांग्रेस का पूरा नुकसान करेगी। कितना दम है इन चर्चाओं में? आम आदमी पार्टी जगाधरी की सीट पर मुकाबले में है, उसके अलावा 2-3 सीटों पर मैक्सिमम उसकी जमानत बचेगी। बाकी आम आदमी पार्टी कोई लंबा चौड़ा सीन हरियाणा में नहीं है। दे आर ट्राइंग टू गेट फुटहोल्ड इन द पेरेंट स्टेट ऑफ देयर चीफ, दैट इज केजरीवाल। केजरीवाल हरियाणा के हैं, उनके अंदर एक ये बड़ा भाव है कि हरियाणा में मेरी पार्टी नहीं है, तो उस एक्सपेंशन के उसके अलावा यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है मोटे तौर पे। और भारतीय जनता पार्टी जितनी वोट आम आदमी पार्टी कांग्रेस की काटेगी उतनी ही बीजेपी की भी काटेगी। उसका कारण क्या है कि आम आदमी पार्टी का थोड़ा बहुत जो भी है वो शहरी वोट है, और बनिया वोट जो महाजन वोट है वो बीजेपी के ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सपोर्टर और वोटर है। तो जो वो समुदाय है अगर वो वोट देगा तो बराबर नुकसान बीजेपी को भी होगा, ऐसा मेरा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, अपने इस व्यस्तम समय में से हमें समय देने के लिए, और ये जो तमाम चर्चाएं चलती हैं उन चर्चाओं को सही मायने में सही तरीके से जनता तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच।